नमस्कार। आज हम लोग करंट को देखेंगे। करंट काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, तो उस पर आज शुरू करते हैं दोबारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की पहले यानी कि इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य था और पहली बार केंद्र शासित प्रदेश 2019 में केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद पहली बार वहाँ चुनाव कराया गया। तो उसके मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। ये फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं। ये दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं। फारूक अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री वहां रहे हैं। पार्टी कौन सी है इनकी? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। यानी कि आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की सरकार है, तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, या केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए? तो उमर अब्दुल्ला हुए। 42 सीटें जम्मू कश्मीर में, 90 विधानसभा की सीटें हैं और 90 विधानसभा की सीटों में 42 जो है सो एनसी को यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, 6 कांग्रेस को मिला और 1 माकपा को मिला। ये सब पार्टियां अलायंस के तौर पे वहां जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ी थी, लेकिन अपने दम पर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुमत पा लिया। फिर भी कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया है, सरकार में वो शामिल नहीं हुए हैं। बीजेपी को 29 सीट मिली है, पीडीपी को 3 सीट मिली है, आम आदमी पार्टी को 1 और निर्दलीय 7 है। पहली बार जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की भी एक सीट मिली है, एक विधायक उसके चुने गए हैं। पीडीपी जो कि वहां पर पिछले गवर्नमेंट में जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था तो वहां पीडीपी की सरकार थी जो कि बीजेपी के अलायंस के तौर पर मुख्यमंत्री बनी थी, वो इस बार मात्र 3 सीटें ही इस बार प्राप्त कर सकी है। तो कुल सीट है 90। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उप मुख्यमंत्री है सुरेंद्र शर्मा। तो एकमात्र हिंदू विधायक जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से जीते थे, सुरेंद्र शर्मा को वहां का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो मुख्यमंत्री हो गए फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, और उप मुख्यमंत्री हो गए सुरेंद्र शर्मा जो कि एकमात्र उसके हिंदू विधायक हैं। मनोज सिन्हा वहां के उपराज्यपाल हैं। आपको पता होगा कि ये पहले रेल मंत्री भी रहे थे, काफी समय से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं नायाब सिंह सैनी। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी चुनाव कराए गए थे। तो हरियाणा में लगातार तीसरी बार अभी तक के इतिहास में लगभग 66 में राज्य बना है हरियाणा, और तब से लेकर अभी तक कोई भी पार्टी 3 लगातार बार वहां पर चुनाव जीत के नहीं आई। तो पहली बार बीजेपी वहां पर तीसरी बार, मतलब लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर आई है, और उसके मुख्यमंत्री बने हैं नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी को 7 माह पूर्व ही, चुनाव से 7 माह पूर्व ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री वहां बनाया था। कुल सीट है 90। वहां के राज्यपाल हैं बंदरू दत्तात्रेय। बंदरू दत्तात्रेय बीजेपी के बहुत बड़े लीडर थे, अभी वहां जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। बीजेपी को 48 सीट मिली है, कांग्रेस को 37। देखिए, आपको जो वहां की रूलिंग पार्टियां होती हैं उनके बारे में जानना है और मुख्य ओपोजिशन को जानना है कि कौन सी पार्टी है। सारे पार्टियों को वहां का नहीं। हाँ, जैसे जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो वो इम्पोर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके बारे में जानना रहता है, और मुख्य विपक्षी पार्टी के बारे में जानना रहता है। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछा जाता एग्जाम में। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। शास्त्रीय भाषा किसको कहते हैं? शास्त्रीय भाषा उसको कहते हैं वैसे भाषा को जिसका अपना एक इतिहास रहा हो, जिसका अपना व्याकरण हो, और ये किसी भाषा का अपभ्रंश नहीं हो। यानी कि कहने का मतलब है कोई उस भाषा का मूल रूप ही हो, मूल स्वरूप को ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। उससे बने हुए किसी दूसरे भाषा को दर्जा नहीं दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पर है पाली। पाली जो है सो मगध में बोला जाता था, उसी का अपभ्रंश कह लीजिए, या बिगड़ा रूप कह लीजिए, या नया रूप कह लीजिए, मगही है। तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब हो गई है शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 हो गई है। इससे पहले तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिए फैसले को समझने के लिए
यानी कि उसके सारांश को समझने के लिए लैंडमार्क जजमेंट समरीज नामक वेब पेज शुरू किया है। लैंडमार्क जजमेंट समरीज, लैंडमार्क जजमेंट समरीज, ये जो है जैसे कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का कोई फैसला होता है तो आम आदमी को समझ में नहीं आता है, उसके कठिन वर्ड, और एक जब तक कोई लॉयर ना हो या कोई बहुत बड़ा कानून का जानकार नहीं हो तो वो एक आम आदमी समझ नहीं पाता है, उन्हीं के माध्यम से ही समझना पड़ता है। तो जो दिया गया जजमेंट है उसका जो मूल स्वरूप होगा, उसका जो सारांश होगा, उसी को इस वेब पेज पर डाला जाएगा। कोई आम आदमी भी इस वेब पेज पर जाके इसको देख सकता है, इसको समझ सकता है। तो उसका नाम क्या है? लैंडमार्क जजमेंट समरीज। लैंडमार्क जजमेंट समरीज को आपको याद रखना। लैंडमार्क सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में एक बहुत बड़ा फैसला है, इसे लैंडमार्क है। लैंडमार्क यानी कि कहीं भूमि पर कोई इस तरह का मार्क जिससे पता चलता हो कि आप कितनी दूरी तय कर आए हैं। तो इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है जिसका नाम है लैंडमार्क। आप कोई भी इसका छोटा रूप भी याद रखिए, लैंडमार्क जजमेंट समरीज, इस तरीके से आप याद समझ सकते हैं। देसी गाय को राजमाता यानी कि गौ माता का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। यहां पर छूट गया है, महाराष्ट्र पहला राज्य, यानी कि गाय को गौ माता का दर्जा किस राज्य ने दिया है? तो महाराष्ट्र ने दिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का 127 देशों में 105वां स्थान, 127वें स्थान पे सोमालिया और बेलारूस का पहले स्थान पे, यानी कि जो पहले स्थान पे हैं उनकी हंगर स्थिति बहुत अच्छी है, यानी कि वहां पर भूखे रहने वालों की संख्या बहुत कम है। और 127 देश में भारत की स्थिति 105वां है, यानी कि एशियन कंट्री में बड़ी बुरी स्थिति है भारत की, जो कि इतने बड़े देश में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी 105वें स्थान पर है। 127वां देश है सोमालिया। सोमालिया अफ्रीका का एक देश है। ये आपको कुछ याद न रहे किसी भी रिपोर्ट में और सबसे अंतिम पूछे तो सोमालिया को मार दीजिएगा, तो 90% चांस है सही होने का। हालांकि लास्ट वाला पूछता नहीं है, भारत का ही पूछेगा या पहले स्थान वाला पूछेगा, ठीक है। तो आपको भारत का स्थान क्या हुआ है 127 देशों में? 127 देशों में भारत का स्थान है 105वां। जर्मनी और आयरलैंड की गैर सरकारी संस्था रिपोर्ट बनाती है। ये कोई सरकार की रिपोर्ट नहीं होती है, ये कोई किसी देश की सरकारी एजेंसियां तय नहीं करती। ये एक एनजीओ टाइप का होता है जो कि जर्मनी और आयरलैंड की जो गैर सरकारी संस्था वो मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार करती है। तो जो पहले स्थान पे रहता है वहां इसकी स्थिति बहुत अच्छी रहती है, और जैसे जैसे वो नीचे आता है उसकी स्थिति खराब होती जाती है। 2026 के ग्लासगो स्कॉटलैंड में 23वां राष्ट्रमंडल खेल खेला जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम उसको कहते हैं, जो वैसे देश जो कभी इंग्लैंड के अंडर में रहे थे, इंग्लैंड के कब्जे में रहे थे, वे देश राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल है ये 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। स्कॉटलैंड कहाँ है? ब्रिटेन का ही एक पार्ट है स्कॉटलैंड, यानी कि ब्रिटेन का ही ऊपर का जो हिस्सा है उसको स्कॉटलैंड कहा जाता है। पहले ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाला था, लेकिन महंगाई को देखते हुए बहुत ज्यादा खर्चीला गेम होने के कारण ऑस्ट्रेलिया ने यानी कि विक्टोरिया ने अपना हाथ खींच लिया, और अंतिम समय में ग्लासगो तैयार हुआ कि मैं कराऊंगा राष्ट्रमंडल खेल। तो जो 2026 का जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल होगा ये कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। इसमें खेलों की संख्या जो है घटा के 10 कर दी गई। ये भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि मुख्य गेम जैसे क्रिकेट हो गया या वेट लिफ्टिंग हो गया या कुश्ती हो गया, इस तरह की चीजों को हटा दिया गया गेम से, जिसमें भारत प्रबल दावेदार होता था मेडल पाने का। बैडमिंटन हो गया, इन सब खेलों को हटा दिया गया है, जिससे भारत को पदक जीतने में बड़ा झटका लगा है कि इसमें जो मुख्य जिसमें भारत अच्छा करता था, जहां से पदक पाने की उम्मीद रहती थी, उन सारे गेमों को हटा दिया गया। तो लगभग अब 10 गेम ही इसमें होंगे। ब्रिक्स का 16वां सम्मेलन रूस के कजान में आयोजित हुआ। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं BRICS। तो पहले जो इसका आयोजन होता था तो इसी नाम पे होता था, जैसे ब्राजील ने किया, उसके बाद जैसे रसिया ने किया, इंडिया ने किया, चाइना ने किया, साउथ अफ्रीका ने किया, फिर साउथ अफ्रीका के बाद ब्रिटेन हो गया,
रसिया हो गया, इंडिया, इस तरीके से ये चलता था। लेकिन अब क्या है कि इसमें रूस पहले से था, रूस, चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका इसके पहले से सदस्य थे। अब नए सदस्य बने हैं मिस्र और इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। तो मिस्र और इथोपिया जो हैं ये अफ्रीकन कंट्री हैं। मिस्र में स्वेज नहर होगा, आपको पता होगा, उसी के नीचे इथोपिया भी है। इथोपिया जो है काफी गरीब देश है, और इथोपिया हो गया, सोमालिया हो गया, ये सब एक जगह है। इथोपिया के को भी इसमें शामिल किया गया है। मिस्र और इथोपिया अफ्रीकी कंट्री के देश हो गए। ईरान और संयुक्त अरब अमीरात एशियन कंट्री के देश हो गए, जिसको इंग्लिश में हम यूएई कहा जाता है। तो ईरान और संयुक्त अरब अमीरात अब इसमें शामिल हो गए। तो पहले से इसमें 5 देश थे, 4 इस बार शामिल हुए, तो 5 4 9 देश हो गए अब ब्रिक्स में। सऊदी अरब और अर्जेंटीना को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें सदस्य बनाया गया है सऊदी अरब और अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना आपको पता होगा कि दक्षिण अमेरिका का देश है, फुटबॉल में बहुत आगे है। सऊदी अरब एशिया का देश है, गल्फ कंट्री कहलाता है, काफी तेल है इनके पास। इनको भी सदस्य बनाया गया है, लेकिन इन्होंने अपनी अभी तक सदस्यता स्वीकार नहीं की है। तो जो सदस्यता स्वीकार कर लेंगे उन्हीं को माना जाएगा कि इसके सदस्य हैं। अगला 2025 में होगा ब्रिक्स, 2025 में होगा ब्राजील में, यानी कि फिर से शुरुआत हो जाएगा ब्राजील, फिर उसके बाद रसिया, फिर इंडिया, चाइना, इस तरीके से होता है। लेकिन इस बार रूस को मिला है, तो ब्राजील को मिला है, अगली बार किसी और को मिल सकता है। 2025 में ब्राजील में होगा। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की सुगमता के लिए ब्रिक्स पे नामक व्यवस्था पर सहमति बनी। इसमें बहुत सारी चीजों पर सहमति बनी है इस सम्मेलन में, लेकिन एक सबसे जो महत्वपूर्ण है इसका नाम होगा ब्रिक्स पे। जैसे फोन पे वगैरह होता है उस तरीके से क्रॉस बाउंड्री, आप जैसे किसी देश के बाहर हैं, मान लीजिए किसी देश के आप निवासी हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो अगर इन ब्रिक्स देशों में आप गए जहां पर जो इनके सदस्य हैं, तो आप ब्रिक्स पे से पेमेंट कर सकते हैं। अगला है हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने के ब्रिटेन से सहमत हो गया। संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता यानी कि यानी कि हम उस देश के आंतरिक और बाह्य मामले को स्वीकार करने में सक्षम हो, यानी कि किसी बाहरी व्यक्ति का उसमें हस्तक्षेप न हो हमारे डिसीजन में, तो उसे संप्रभुता कहते हैं। तो अब इसे जो हिंद महासागर का चागोस द्वीप समूह है उस पर ब्रिटेन का कब्जा था। जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और ब्रिटेन जब धीरे धीरे काफी देशों पर कब्जा करने लगा, तो उसी समय उसने मॉरिशस पर भी कब्जा किया और इन द्वीप पर भी कब्जा कर लिया। मॉरिशस के साथ चागोस द्वीप 1814 में ब्रिटेन ने कब्जा किया था। 1965 को मॉरिशस को स्वतंत्र कर दिया। तो ब्रिटेन ने 1965 को मॉरिशस को स्वतंत्र कर दिया। मॉरिशस एक अफ्रीकन कंट्री का देश है, अफ्रीका में स्थित है। आपको पता होगा कि मॉरिशस में भारतीय मूल के सब व्यक्ति रहते हैं। वहां पर उसकी राजकीय भाषा भी भोजपुरी ही है। तो उसी का एक देश है। मैं आपको उसको मैप में दिखा देता हूँ कि कहाँ पे है ये देश। ये है मॉरिशस, यहाँ पे है मॉरिशस, और ये है चागोस द्वीप समूह, चागोस, और यहीं पे है डियोगो गार्सिया। डियोगो गार्सिया द्वीप पर अमेरिका का कब्जा है। देखिए डियोगो गार्सिया द्वीप समूह पर अमेरिका का कब्जा है। तो डियोगो गार्सिया द्वीप अभी अमेरिका ने खाली नहीं किया है। तो 99 साल का वहां पर सैन्य अड्डा बनाए हुए है। चागोस द्वीप समूह जिस पर ब्रिटेन का कब्जा था, इसने इसके संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है, लेकिन इस पे भी सहमति नहीं बन पाई है डियोगो गार्सिया पे। काफी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में पूछा जाता है कि डियोगो गार्सिया द्वीप समूह कहाँ है, तो यह है हिंद महासागर में। तो अब एक और इम्पोर्टेंट हो गया कि चागोस द्वीप समूह कहाँ है, यह है हिंद महासागर में। किसके अंदर का है ये देश है? ये मॉरिशस का देश है। पहले इस पर किसने कब्जा किया था? तो ब्रिटेन ने कब्जा किया था। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर जल्द मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।